तो चलिए आज बात करते हैं केरल के तट पर बन रहे एक नए कह सकते हैं एक बड़े खिलाड़ी की विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि यह सिर्फ एक और बंदरगाह नहीं है, इसमें कुछ खास बात है। जी। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या है, क्या खासियतें हैं इसकी, और ये भारत के समुद्री नक्शे पर क्यों इतना अहम हो रहा है, इसके मायने क्या हैं हमारे लिए। बिल्कुल। सबसे पहली बात जो ध्यान खींचती है और शायद सबसे चौंकाने वाली भी, वो है इसकी लोकेशन। हाँ, लोकेशन। ये जो मेन इंटरनेशनल समुद्री रास्ता है ना, जी उससे सिर्फ 10 नॉटिकल मील दूर। जी। सुनने में तो लगता है कि हाँ पास है, पर जहाजों के लिए इसका असल मतलब क्या है? ये 10 मील कितना फर्क डालता है? देखिए, ये दूरी बहुत मायने रखती है। मतलब दुनिया का जो सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता है ना, पूर्व पश्चिम वाला, हाँ। उस पर चलने वाले जहाजों को यहाँ आने के लिए ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। अच्छा। सोचिए उनका कितना समय बचेगा, कितना ईंधन बचेगा। यही चीज इसे क्या कहते हैं, रणनीतिक तौर पर बहुत मजबूत बनाती है। हाँ, ये तो बात है। और सिर्फ लोकेशन ही नहीं, सुनने में आया है कि ये तकनीकी रूप से भी बहुत एडवांस्ड है। जी हाँ। कह रहे हैं कि ये भारत का पहला बंदरगाह होगा जो अल्ट्रा लार्ज कंटेनर शिप्स ULCS इनको संभाल सकेगा। ये ULCS क्या बला है? बड़े होते हैं क्या ये? हाँ, बहुत बड़े। ULCS मतलब अल्ट्रा लार्ज कंटेनर शिप्स। ये दुनिया के सबसे विशाल मालवाहक जहाज होते हैं। कुछ तो 400 मीटर लंबे। 400 मीटर? जी, और इनकी क्षमता 20,000 TEU या उससे भी ज्यादा होती है। TEU मतलब वो कंटेनर? हाँ, TEU यानी 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। जो कार्गो कंटेनर नापते हैं ना, ये उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है। मतलब एक 20 फीट का कंटेनर। अच्छा। तो विजिंजम का इन बड़े मतलब भीमकाय जहाजों को संभाल पाना, ये भारत के लिए वाकई एक बड़ी छलांग है। अभी हमारे ज्यादातर बंदरगाह इतने बड़े जहाज हैंडल नहीं कर पाते। अच्छा, तो ये तो गेम चेंजर हो सकता है। और इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? मतलब कितने कंटेनर आ जा सकेंगे? देखिए, शुरुआती दौर में पहले फेज में इसकी क्षमता होगी सालाना 10 लाख TEU। 10 लाख, ठीक है। लेकिन प्लान ये है कि इसे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा और आगे चलकर ये 7.5 मिलियन यानी 72 लाख TEU तक पहुंच जाएगी। 72 लाख TEU, ये तो बहुत ज्यादा है। भारत के किसी पोर्ट से ज्यादा में क्या ये? हाँ, ये मौजूदा पोर्ट्स की तुलना में काफी ज्यादा क्षमता होगी। कमाल है। पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये बन कैसे रहा है? कौन बना रहा है? सरकारी है, प्राइवेट है? हमने अडानी पोर्ट्स का नाम भी सुना है इसके साथ। हाँ, इसका जो बनाने का मॉडल है ना, वो भी दिलचस्प है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल पर बन रहा है। PPP मॉडल? जी, इसमें सरकार और निजी कंपनी, जैसे इस मामले में अडानी पोर्ट्स, मिलकर काम करते हैं। मतलब जोखिम और फायदा दोनों में हिस्सेदारी होती है। तो ये PPP ही क्यों? क्या सरकार अकेले नहीं बना सकती थी इसे? पैसा ज्यादा लगता है क्या? हाँ बिल्कुल, इतने बड़े प्रोजेक्ट में भारी निवेश तो लगता ही है, साथ में खास तरह की एक्सपर्टीज मतलब विशेषज्ञता भी चाहिए होती है। PPP मॉडल से एक तो सरकार पर पूरा वित्तीय बोझ नहीं पड़ता, हाँ। और दूसरा प्राइवेट सेक्टर की जो कुशलता होती है, मैनेजमेंट होता है, उसका फायदा मिलता है। अच्छा, तो खर्चा कितना आ रहा है इसमें अंदाजन? कुल लागत करीब 8,867 करोड़ अंक की गई है। 8,000 करोड़ से ज्यादा? जी। इसमें केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वायबिलिटी गैप फंडिंग VGF जिसे कहते हैं, उसके तौर पर लगभग 2,472 करोड़ दे रही हैं। एक मिनट, ये वायबिलिटी गैप फंडिंग VGF, जी, ये क्या होता है? देखिए, VGF का मतलब है वो सरकारी मदद, आर्थिक मदद जो किसी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को शुरुआत में दी जाती है। अच्छा। ताकि वो प्रोजेक्ट शुरू हो सके, पैरों पर खड़ा हो सके। खासकर तब जब वो प्रोजेक्ट शुरू में सिर्फ प्राइवेट पैसे से शायद उतना फायदेमंद ना दिखे। ओके, मतलब एक तरह की शुरुआती पुश। बिल्कुल, उसे आर्थिक रूप से संभव बनाने के लिए। और बाकी का जो बड़ा हिस्सा है, करीब 5,595 करोड़ रुपए, वो अडानी समूह लगा रहा है। समझ गया। तो ये मिलीजुली कोशिश है। और अभी खबर आई थी कि पहला जहाज भी आ गया वहाँ चीन से, MSCZ करके। हाँ बिल्कुल, वो एक बहुत अहम पड़ाव था प्रोजेक्ट के लिए। पहला जहाज आना मतलब एक तरह से शुरुआत हो जाना। हाँ बिल्कुल, एक माइलस्टोन। जी, मील का पत्थर। और इससे उम्मीदें और बढ़ जाती है। जैसे रोजगार की बात करें तो अनुमान है कि 2028-29 तक करीब 20,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां इससे बनेंगी। 20,000 नौकरियां? जी,
लेकिन शायद इसका सबसे बड़ा आर्थिक असर जो होगा ना, वो ट्रांसशिपमेंट कार्गो से आएगा। ट्रांसशिपमेंट कार्गो, ये क्या होता है? मतलब ट्रांसफर शिपमेंट? हाँ, कुछ वैसा ही। ट्रांसशिपमेंट मतलब वो माल जो किसी बड़े मेन लाइन जहाज से एक बंदरगाह पर उतारा जाता है। अच्छा। जी। तो अभी ये कैसे होता है हमारे माल के साथ? अभी भारत का बहुत सारा जो ट्रांसशिपमेंट वाला माल है वो पता है कहाँ जाता है? कोलंबो, सिंगापुर या दुबई जैसे विदेशी बंदरगाहों पर। क्या बात कर रहे हैं? मतलब हमारा माल पहले विदेश जाता है? हाँ, हमारा माल पहले इन विदेशी पोर्ट्स पर उतरता है, फिर वहां से छोटे जहाजों में लदकर वापस भारत के किसी दूसरे पोर्ट पर आता है। सोचिए। अरे बाप रे, इसमें तो वक्त और पैसा दोनों बर्बाद होता होगा। बिल्कुल, विदेशी मुद्रा खर्च होती है, समय लगता है, लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ जाती है। विशंजम का मेन मकसद यही है कि इस कार्गो को सीधे भारत लाया जाए, यहीं उतारा जाए, यहीं से आगे भेजा जाए। अरे वाह, तो मतलब हम अपना ही माल घुमाकर लाने की बजाय सीधे विजिंजम ला पाएंगे। इससे तो जबरदस्त बचत होगी। हाँ, विदेशी मुद्रा की बचत तो होगी ही, साथ ही समय भी बचेगा और लागत भी कम होगी। और इसका असली पोटेंशियल तो ये है कि ये कोलंबो और सिंगापुर जैसे जो जमे जमाए ट्रांसशिपमेंट हब है ना, हाँ, उनको ये चुनौती दे सकता है। भारत खुद एक बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब बन सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, भारत में तो पहले से ही कई पोर्ट्स हैं, हमने सुना है 12 मेजर पोर्ट्स हैं और करीब 200 छोटे पोर्ट्स भी हैं। जी। तो ये विजिंजम कहाँ फिट होता है? ये मेजर पोर्ट गिना जाएगा या नॉन मेजर? देखिए, तकनीकी तौर पर कागजों में विजिंजम केरला सरकार के अधीन एक गैर प्रमुख बंदरगाह यानी नॉन मेजर पोर्ट है। अच्छा, नॉन मेजर। लेकिन इसे विकसित इस तरह से किया जा रहा है कि इसकी क्षमता, इसकी सुविधाएं वो किसी भी मेजर पोर्ट जैसी ही होंगी, बल्कि कुछ मामलों में उनसे बेहतर भी। तो असल में ये वर्गीकरण से ज्यादा इसकी लोकेशन और इसकी जो क्षमता है ना, वो मायने रखती है। ये अपनी ताकत के बल पर बड़े बंदरगाहों के साथ मुकाबला करेगा। सही बात है। काम ज्यादा जरूरी है नाम से। और ये पूरी तरह चालू कब तक हो जाएगा? कोई टाइमलाइन है? हाँ, इसके अलग अलग फेज हैं। जैसे फेज 2 का काम 2025 तक शुरू होने की उम्मीद है और पूरी क्षमता, वो जो हमने बात की थी 72 लाख TEU वाली, हाँ, 72 लाख, वो 2028-29 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। और एक बड़ा लक्ष्य ये भी है कि 2030 तक भारत का जो कुल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट का बिजनेस है, उसमें विजिंजम की एक अच्छी खासी, मतलब महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हो। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें, हाँ। तो कुछ मुख्य बातें उभर कर आती हैं। हाँ। एक तो बेहतरीन लोकेशन, इंटरनेशनल रूट के एकदम पास। जी। दूसरा, बड़े से बड़े जहाजों को संभालने की अनोखी क्षमता जो अभी भारत में कहीं और नहीं है शायद। सही। तीसरा, बनाने का वो मिला जुला तरीका, PPP मॉडल। हाँ। और चौथा, देश के लिए व्यापार और रोजगार का एक बहुत बड़ा अवसर, जी, खासकर वो ट्रांसशिपमेंट वाला। यही है ना मुख्य बात है? बिल्कुल सही। आपने एकदम सही निचोड़ निकाला। और अगर हम इसे थोड़ी और बड़ी तस्वीर में देखें ना, हाँ। तो विजिंजम भारत की जो बढ़ती हुई समुद्री महत्वाकांक्षाएं हैं, उसका एक प्रतीक है। ये दिखाता है कि भारत कैसे अपनी कोस्टलाइन, अपनी तटीय ताकत को बढ़ाकर ग्लोबल सप्लाई चेन में, वैश्विक व्यापार में अपनी जगह और मजबूत करना चाहता है। ये सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, ये ग्लोबल ट्रेड के मैप पर भारत का एक बड़ा दावा है। दिलचस्प नजरिया। तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने लिए छोड़ जाते हैं। जब विजिंजम पूरी क्षमता से काम करने लगेगा, तो क्या ये सचमुच दक्षिण एशिया में समुद्री व्यापार और जहाज़ों के आने जाने के जो रूट हैं, जो तरीके हैं, उनको बदल के रख देगा? और अगर हाँ, तो कैसे? इस पर जरूर सोचिएगा।